जैसा कि अभी कटवालिया जी ने बताया, तो कुछ पुस्तकें मेरी प्रकाशित हुई हैं। उनमें से दो पुस्तकें जो हैं, एक आपकी सेहत, ये पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी थी आज से 7 साल पहले। इसकी करीब 40,000 कॉपी नेशनल बुक ट्रस्ट भेज चुका है अलग अलग राज्यों में। एक तो ये पुस्तक है, और दूसरा सुखी सरल सफल जीवन, ये प्रभात प्रकाशन से दरेगंज से छपी थी। तो बेसिकली तो आज की जो चर्चा है वो इन दो किताबों पर आधारित है, जिसमें कि मैं बात करूंगा हेल्थ प्रमोशन की, कि हमारा जो हमारी स्वास्थ्य जो है वो किस तरह से हम उसको सही रख सकते हैं। दूसरा कि हमारी जो नियमित मेडिकल जांच है वो क्या होनी चाहिए, किस उम्र में क्या होना चाहिए। और तीसरी बात मैं जीवन शैली की करूंगा। इसके अलावा मैं दो पुस्तकों का और जिक्र करना चाहूँगा। एक भारत कवि की नज़र से, ये भारत की जो भी खासियत है, चाहे हमारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमारे धार्मिक नेता हैं, राजनीतिक नेता हैं, या जो हम दिवस मनाते हैं, जो हमारे आइकॉनिक फिगर्स हैं, चाहे वो कपिल देव हैं, गावस्कर हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अशोक चक्रधर हैं, किसी भी फील्ड में आप ले लीजिए, तो उन पर मैंने पोइटिक फॉर्म में काम किया है, गज़ल, मुक्तक वगैरह में। तो इस तरह का एक काम जो है ये हुआ है। और एक पुस्तक जो अभी हाल में छपी थी, लेखन कैसे सुधारें, इसमें जो भी प्रोज पोइट्री की जितनी भी विधाएं हैं, उसमें क्या व्याकरण होना चाहिए, क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमारा लेखन जो है वो हम उसे सुधार सकें। तो इस पर एक काम हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये चारों पुस्तकें जो हैं, वैसे तो मेरी अमेजन फ्लिपकार्ट पर करीब 20 पुस्तकें हैं, जो कि अगर आप मेरा नाम टाइप करेंगे डॉक्टर विजय मित्तल, तो वो लिस्टेड हैं 24 में से। लेकिन ख़ासतौर से ये 4 पुस्तकें मैं समझता हूँ कि सभी के लिए, जो भी लेखन में है या हर परिवार में जिसे अपनी देखभाल करनी है, अपने परिवार की देखभाल करनी है, तो उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे समाज मंदिर में हैं, तो सबसे पहले मैं दयानंद सरस्वती जी पर कुछ पंक्तियां आपसे साझा करूंगा, जो इस पुस्तक में भारत कवि की नज़र से इसमें प्रकाशित भी है। कि मांग उठाई थी स्वराज की, वैदिक धर्म प्रचार किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश रचा। मांग उठाई थी स्वराज की, वैदिक धर्म प्रचार किया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश रचा। कर्मयोग ब्रह्मचर्य का पालन, नारी को हो समान अधिकार, मूर्ति पूजा कर्म कांड तज, आर्य समाज विचार दिया। हंसराज सावरकर, भगत पटेल, तिलक, अशफाकुल्ला खान, रामकृष्ण विवेकानंद, बिस्मिल ने भी अनुसरण किया। रामकृष्ण विवेकानंद, बिस्मिल ने भी अनुसरण किया। एक बात और, यहाँ इतने विद्यार्थी बैठे हैं, देखिए, आप किसी भी ओहदे पर पहुंच जाएं, कितना भी उन्नति करें, लेकिन 3 चीज़ें, एक आपका देश, एक आपके गुरुजन, और तीसरे आपके माता पिता। इनका जो कर्ज है वो आप कभी भी नहीं उतार सकते। तो इनको हमेशा आप, जो इनका आदर है, आदर सम्मान हमेशा करें। भारत के लिए कुछ पंक्तियां मैं लिखता हूं, मैंने कही हैं। ये भी इस पुस्तक भारत कवि की नज़र से इसमें है कि इंडिया, हिंदुस्तान व इंडस नाम हुए हैं भारत में। इंडिया, हिंदुस्तान व इंडस नाम हुए हैं भारत में। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई बसे हैं भारत में। प्रेमचंद, टैगोर, कबीरा, गालिब, दिनकर, बच्चन, गुप्त, तुलसी वाल्मीकि से ही संस्कार मिले हैं भारत में। तुलसी वाल्मीकि से ही संस्कार मिले हैं भारत में। जब हम गुरुजन की बात करते हैं, तो मैं इतना जानता हूं कि एक
क्लास लेने के लिए एक अध्यापक को या अध्यापिका को कितना पढ़ना पड़ता है, ये वही जानते हैं कि पढ़ लिख जग में नाम कमाना सिखलाता है अध्यापक। पढ़ लिख जग में नाम कमाना सिखलाता है अध्यापक। सब उदंडता तुम बच्चों की सह जाता है अध्यापक। उसके जीवन के अनुभव से सीख लो जितना सीख सको। जाने कब वो बात पते की कह जाता है अध्यापक। जाने कब वो बात पते की कह जाता है। और जब माता पिता की बात आती है कि बेहतर यही है वक्त के सांचे में ढल के देख। दुनिया बदलना छोड़ तो खुद को बदल के देख। एक नेता जो कि भाषण की तैयारी कर रहा था और जोर जोर से मुझे वोट दो मैं दुनिया बदल के रख दूंगा, मुझे वोट दो मैं दुनिया बदल के रख दूंगा। उसकी पत्नी ने कहा कल से उल्टा पजामा पहन रखा है, पहले वो तो बदल लो। तो बेहतर यही है वक्त के सांचे में ढल के देख। दुनिया बदलना छोड़ तो खुद को बदल के देख। और बच्चों की परवरिश हुआ करती है किस तरह, है जानना अगर तुझे कांटों पे चल के देख। है जानना अगर तुझे कांटों पे चल के देख। तो जब माता पिता जितनी मेहनत करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। जब आप खुद माता पिता बनोगे तब शायद उसका आपको महसूस कर पाओगे। तो जैसा मैंने कहा था, मैं इस चर्चा की जो शुरुआत है वो संगीत से करूंगा और जो उसका समापन है वो भी मैं संगीत से करूंगा। तेरे बिना मेरा मौका चला रे गुजारा कर लेना। तन्ना लग गया कोई मेरा प्यार करो सुबह। आप ये मेरे साथ गा सकते हैं। इंसाफ की कदर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। ये गीत पहले सुना। दुनिया के रंग सहना और कुछ दमों से कहना। सच्चाइयों के बल पे आगे को बढ़ते रहना। रख दोगे एक दिन तुम संसार को बदल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। आप सबको आवाज ठीक आ रही है? अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारा हर चीज न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन है चलना संभल संभल के। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। ये देश है
तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना, तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता में जल के। इंसाफ की कबर पे बच्चों बिठाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। इंसाफ की कबर पे बच्चों बिठाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। ये जो गीत था ये गंगा जमुना फिल्म से था, अपने समय की बहुत ही मशहूर और कामयाब फिल्म रही। चलिए अब हम हेल्थ प्रमोशन की बात करते हैं। आपको सूर्योदय से पहले उठना है। उसका फायदा क्या है कि आप अपना दिन, आपको क्या क्या काम करने हैं वो अच्छे से आप प्लान कर सकते हैं। आपके पास समय होता है। आपको बच्चों को तैयार करना है, ब्रेकफास्ट तैयार करना है, उनका लंच तैयार करना है, उनको छोड़ के आना है, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको रश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और उठने के बाद आपको व्यायाम करना है 45 मिनट से 1 घंटा। व्यायाम का मतलब है कि पसीना आना चाहिए। ये बात आप समझ लें। कई बार ये भ्रांति होती है कि हम घर का इतना काम करते हैं वही हमारे लिए व्यायाम है, लेकिन ऐसा नहीं है। उससे थकान होती है, उससे व्यायाम नहीं होता। तो व्यायाम के लिए पसीना आना ज़रूरी है। ख़ासतौर से अगर आप कोई आउटडोर स्पोर्ट अगर आप खेलते हैं तो उससे आपका मिलना जुलना भी हो जाता है और हंसी मजाक हो जाता है, तो मन अच्छा रहता है पूरा दिन के लिए। तो एक्सरसाइज हो गया। उसके बाद आपको उठने के बाद अगर आप 3 ग्लास थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे नींबू और शहद के साथ, तो आपकी जो बोवल मूवमेंट है, मोशन जो है वो हमेशा ठीक रहेगी। तो ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरा जो ब्रेकफास्ट है वो आपका उठने के 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। अगर ब्रेकफास्ट तैयार नहीं है तो आप कोई फ्रूट ले सकते हैं, फल ले सकते हैं कोई, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए आप देरी ना करें। दूसरा, 2 भोजन के बीच में अंतराल 3 घंटे से ज़्यादा कभी ना हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितनी कैलोरी इनटेक आप लेते हैं पूरा दिन में, उसका 1/3 आपका ब्रेकफास्ट में हो जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट में हमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो जैसे कहा जाता है कि किंग्स ब्रेकफास्ट, क्वींस लंच एंड बेगर्स डिनर। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको मॉर्निंग में चाहिए, तो 1/3 आपका ब्रेकफास्ट में, 1/3 बाय लंच, और बाकी मील्स में आपका 1/3 होना चाहिए। पूरा दिन में आप करीब 3 से 4 लीटर पानी लें, यानी कि 10 से 12 ग्लास। और डाइट आपको बैलेंस लेनी है। बैलेंस का मतलब ये है कि जो भी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि कार्बोज हैं, फैट है, प्रोटीन है, या विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, तो इन सब का प्रपोर्शन जो है राइट हो। उसका एक थंब रूल क्या होता है कि जो भी सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं वो आप लेते रहें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो वो सस्ते पड़ते हैं, दूसरा वो नेचुरल रहते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स या कोई और कलाकारी नहीं होती है, कोई केमिकल्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें। और एक कॉन्सेप्ट होता है कम खाओ अच्छा खाओ। मैं पहले मॉडल टाउन रहता था, सामने डेरावाला नगर पड़ता है, वहाँ पर एक दुकान थी जिस पर बोर्ड पे लिखा हुआ था कम खाओ अच्छा खाओ। यानी कि आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है और जो भी आप लेते हैं वो न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए।
एक कॉन्सेप्ट होता है माइंडफुल ईटिंग का। आपने सुना है किसी ने माइंडफुल ईटिंग? कोई बताएंगे माइंडफुल ईटिंग क्या होती है? जी जी। तो माइंडफुल ईटिंग एक्चुअली एक डाइटिशियन हमारे हॉस्पिटल में रही थी, उन्होंने रेडियो टॉक दी थी जो आधा घंटे की टॉक है, और वो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अगर आप कोई चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं तो कोई और एक्टिविटी साथ में कर रहे होते हैं, मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो उससे आपका पूरा फोकस जो है वो खाने में नहीं रहता। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको पूरा फोकस आपका खाने पे होना चाहिए, उसमें क्या रंग है, क्या फ्लेवर है, क्या उसमें कंपोनेंट्स हैं, क्या स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं, आप एंजॉय करें उस फूड को, धीरे धीरे चबा के खाएं, तो उससे आपको एक एंजॉयमेंट फील होगा। मल्टीटास्किंग आप कभी ना करें कि खाने के साथ आप कुछ और। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं और खाना जो है आपकी सांस की नली में चला गया, खांसी उठती है एकदम से, कई बार चॉपिंग हो जाती है, तो वो सब चीज़ें जो है वो इसी वजह से होती हैं क्योंकि आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। डॉक्टर बैठने की मुद्रा क्या हो भोजन करते समय? इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें तो जैसे हम जाते हैं बाहर शादी ब्याह में तो वहाँ खड़े होकर खाना खाना पड़ता है। डाइनिंग टेबल आप रिकमेंड करते हैं? डाइनिंग टेबल आप जितना कंफर्टेबल होंगे अच्छा रहेगा। अगर आप बाहर भी अगर आपको सीट मिलती है तो मेरे ख्याल से एवरीबडी प्रेफर्स कि भाई आप बैठ के खाना खाएं, दैट इज मोर कंफर्टेबल। उसके अलावा आपको ओबेसिटी, ओवरवेट, इनसे आपको परहेज करना है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिससे और बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि देखिए ऐसा है, मैं बीच बीच में आपको थोड़ा सा माहौल हल्का फुल्का करने के लिए कुछ और सुनाता भी रहूँगा। तो ओवरवेट में क्या होता है, शादी हुई, शादी के बाद अक्सर देखा जाता है कि पति का वजन भी बढ़ गया, पत्नी का वजन भी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि शादी से पहले तो एक आपको मेंटेन करने की, एक स्लिम रहने की कि भाई मुझे एक पार्टनर चाहिए, आपकी पूरा ध्यान फोकस उस पर होता है, आप जिम ज्वाइन करते हैं, क्या नहीं करते। और शादी के बाद यू टेक इट फॉर ग्रांटेड कि भाई अब तो ठीक है, पार्टनर तो मुझे मिल ही गया है, तो व्हाई शुड आई बॉदर मच, ठीक है, वो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो पति पर जब ये इल्ज़ाम आया कि आप क्या थे और क्या हो गए, तो वो अपनी सफाई में क्या कहता है, और वो जो कहता है ऐसे कहता है कि सारा इल्ज़ाम बीवी पे डाल देता है, और इल्ज़ाम भी ऐसे डालता है कि बीवी खुश हो जाती है कि रात हो दिन हो चले आए कभी भी मेहमान, रात हो दिन हो चले आए कभी भी मेहमान, अपने किरदार को रुसवा नहीं होने देती, इतना स्वादिष्ट बनाती है वो खाना हर दिन, मेरी बीवी मुझे पतला नहीं होने देती, इतना स्वादिष्ट बनाती है वो खाना हर दिन। देखिए मैं नारी शक्ति की प्रशंसा में इतनी बात कह रहा हूँ तो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। और जब बात आती है पत्नी पर, तो पत्नी क्या जवाब देती है, कैसे जस्टिफाई करती है कि बीवी से की शिकायत तो हैवी वेट बोली, बीवी से की शिकायत तो हैवी वेट बोली, अब और कब ज्यादा मैं गेन कर रही हूँ, 40 किलो बढ़ा दो शादी के बाद मेरा, वही तो प्राण प्यारे मेंटेन कर रही हूँ, 40 किलो बढ़ा दो शादी के बाद। तो उसके बाद बात आती है सोने की। आपको 6 से 7 घंटे सोना है। ये कहा जाता है कि 6 hours इज अ नेसेसिटी, 7 hours इज डिजायरेबल एंड 8 hours इज अ लग्जरी विच यू कैन इल अफोर्ड। यानी कि अगर आपको अपने पूरे पोटेंशियल पे काम करना है तो 7 घंटे से ज़्यादा आपको नींद नहीं लेनी है। दिन में आप आधा घंटा आराम कर सकते हैं खाने के बाद, वो एक अलग बात है। दूसरा क्या है कि सोने से पहले 15 मिनट पहले आपको कोई वायलेंस, कोई हॉरर फिल्म, सीरियल वगैरह नहीं देखना है, कोई किसी से आर्गुमेंट्स नहीं करना है, बच्चों से, पार्टनर से। माहौल बिल्कुल हल्का फुल्का और हंसी मजाक वाला होना चाहिए ताकि आप आराम से सोएं और गहरी नींद सोएं। ये सभी की जिम्मेदारी है। प्रिवेंटिव मेडिकल चेकअप,
ये बच्चों के लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं या 35 वर्ष से ज़्यादा है जिनकी उम्र, तो उनके लिए रेलेवेंट हो जाता है। 35 साल से ऊपर आपको हर साल नियमित जांच करानी है, जिसमें क्या क्या आता है, आपका वजन, ब्लड प्रेशर, आपका विजन, आईसाइट आप चेक कराएंगे, इंट्राओक्यूलर प्रेशर, ग्लोकोमा के लिए आंखों में जो प्रेशर होता है, डेंटल चेकअप, एक्सरे चेस्ट, ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एब्डोमेन, खून की कुछ जांच होती है, हीमोग्राम, ईएसआर, किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर, फास्टिंग, बीपी, एचआईवी और एक ब्लड ग्रुप आपको मालूम होना चाहिए कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। यूरिन टेस्ट, रूटीन टेस्ट आपकी ज़रूरत है। हियरिंग, खासतौर से 65 साल की उम्र के बाद आपकी सुनने की जो शक्ति है उसकी जांच आवश्यक है। ये देखा गया है कि 65 साल के बाद आपकी सुनने की शक्ति जो है वो 1/3 खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, और 85 साल के बाद ये शक्ति आपकी आधी रह जाती है। तो इसको आप प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं अगर आप मेंटली एक्टिव रहते हैं तो। ठीक है, आपको अपना इस्तेमाल करना है, वो हमेशा जो है ये नहीं कि आप रिटायर हो गए तो इसका मतलब दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। क्लियर नहीं हुआ। मेंटली एक्टिव से मतलब है कि मान लीजिए आप किसी और, जैसे आप जॉब कर रहे हैं मान लीजिए, या आप किसी व्यवसाय में हो, अब उसके बाद आप फॉलो कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब, सेम जो आपका स्किल सेट है उसके हिसाब से। या मान लीजिए आपको कोई शौक है, पजल्स वगैरह आपको करने का शौक है, सुडोकू वगैरह आजकल बहुत चला हुआ है, तो उससे आपकी माइंड की एक्टिविटी रहती है। कोई भी हो जिसमें आपका दिमाग इस्तेमाल हो। ठीक है, बच्चों के साथ आप पजल्स हैं, बच्चों से इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका अगर कोई व्यवसाय है, जैसे अगर मेरा मेडिकल प्रोफेशन है, तो मैं अपनी नॉलेज को अपडेट करता रहूँ, मैं अपनी जो नॉलेज है वो दूसरे पेशेंट्स के लिए मतलब इस्तेमाल करूँ, तो ये सब मेंटली एक्टिव रहने के तरीके हैं। तो जब ये आप एक्टिव रहते हैं, जैसे मेट्रो मैन की अगर हम बात करें, मेट्रो मैन जो है वो ऑलमोस्ट 90 ईयर्स तक भी उन्होंने काम किया, और जब तक अगर दिमाग काम नहीं करेगा तो वो फिर एक्टिव नहीं रह पाएंगे। वो तो सेंचुरी मारेंगे जी, जो भी है। तो लोग ऐसे हैं जो कि अब जापान में एक आइलैंड है जिसमें कि जो सेंचुरियंस हैं, मतलब कि 100+ के ही सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, इन थाउजेंड्स। जी, इसके अलावा पैप स्मीयर 3 इयर्स पोस्ट मैरिज अप टू द एज ऑफ 70 इयर्स, एवरी 2 इयर्स पैप स्मीयर इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर जो है वो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, तो इससे ये जल्दी पकड़ में आ जाए। अगर आपकी 3 पैप रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं तो उसके बाद आप जो अंतराल है टेस्ट का वो 4 से 5 साल भी कर सकते हैं। डॉक्टर रिपीट कर दें, ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। पैप स्मीयर एक टेस्ट होता है जो कि विमेन में होता है, पैप स्मीयर। ठीक है, तो पुरुषों में नहीं है सर्वाइकल? नहीं, वो तो जो बच्चेदानी का है वो तो विमेन में ही होगा ना। नहीं, वो सर्वाइकल की मैं बात नहीं कर रहा। अच्छा, जो यूट्रस के नीचे का जो पार्ट सर्विक्स होता है उसकी बात कर रहा हूँ। मैमोग्राफी आफ्टर द एज ऑफ 50 इयर्स एवरी ईयर, ये भी ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करने के लिए, तो 50 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बोन डेंसिटोमेट्री आजकल क्योंकि इंडोर एक्टिविटी बहुत हो गई है, ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें खोखलापन हो जाता है हड्डियों का, तो इसका भी अर्ली डिटेक्शन के लिए आफ्टर द एज ऑफ 45 इयर्स एवरी ईयर बोन डेंसिटोमेट्री इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हम बात करते हैं लाइफ मैनेजमेंट की। लाइफ मैनेजमेंट में देखिए, आपकी कोई भी एज हो, लाइफ में कोई पर्पस होना चाहिए। लाइफ विदाउट पर्पस हैज नो मीनिंग। आपको एक लक्ष्य आपको निर्धारित करना होगा कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं। जिस भी स्टेज पे आप, चाहे 70 साल है, 80 साल है, जब तक आपकी सांस है, इसका मतलब आपका कुछ काम अधूरा है इस दुनिया में। यू कैनॉट रिलैक्स, यू कैनॉट सिट ऑन योर लॉरेल्स। जो कुछ आपने पहले किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं। आपकी जिम्मेदारी है परिवार के लिए, खुद के लिए, समाज के लिए और देश के लिए, तो उसको आप कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो भी आपकी हॉबीज रही हैं, कई बार होता है कुछ हॉबीज हैं आप छोड़ दी आपने,
परिवार की जिम्मेदारियों की वजह से, बाद में आप उनको रिवाइव कर सकते हैं। एंड इट इज़ नेवर टू लेट। मैंने स्विमिंग 46 ईयर्स पे स्टार्ट की, टेबल टेनिस बैडमिंटन 52 ईयर्स पे किया, एमडी पैथोलॉजी एक सरदार जी ने 70 ईयर्स पे कंप्लीट की। दिस इज डॉक्यूमेंटेड इन लिम्का बुक ऑफ रिपोर्ट्स। आपने सुना होगा फौजा सिंह जो यूके से, उन्होंने एट द एज ऑफ 92 ईयर्स फुल मैराथन रन किया इन 5 hours 40 minutes, जिससे वर्ल्ड रिकॉर्ड था 2 hours and 35 minutes. So almost double the time, but very creditable at the age of 92 years if you are running a full marathon. अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 102 साल की लेडी ने अपने बर्थडे को मनाया स्काई डाइविंग करके। आपने से कुछ सुना होगा। तो दिस एज इज जस्ट इन योर माइंड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप कितना यंग महसूस करते हैं, राइट? जितना हो सके इंडिपेंडेंट रहिए, अपने हाथ पांव चलते रहें। इसके लिए जैसे जैसे मशीनरी ओल्ड होती है, आपकी कार अगर जितनी पुरानी होती है, मेंटेनेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वही बात आपकी बॉडी के लिए है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्पेशली 60+। यू हैव टू बी अ बिट सेल्फिश। अपने ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। परिवार के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अब आपको अपने बदन को, क्योंकि वो भी एक तरह से आप उनका बोझ हल्का कर रहे हैं अपने परिवारजनों पे। अगर आप बीमार रहते हैं तो सारा बोझ उनके ऊपर आता है, ठीक है? तो अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो दे विल फील यू कैन कंट्रीब्यूट बेटर इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। कभी भी अपने पार्टनर में नुक्स ना निकालें। ये बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत जरूरी है। And this is the leading cause of separation and divorce worldwide. अब छोटी छोटी बातों में नुक्स निकालते हैं। आपको टेबल मैनर्स नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, आपको गेस्ट को कैसे एंटरटेन करना है आपको मालूम नहीं है। जर्मन आर्मी में एक रूल है कि अगर सोल्जर सेम डे कंप्लेंट करता है तो उसको पनिश किया जाता है। यू हैव टू स्लीप ओवर इट, नेक्स्ट डे आपको कंप्लेंट करना है जो भी करना है। उसका फायदा क्या होता है कि बहुत सी बार जब जैसे हम इनिशियली मैग्नीफाइंग लेंस से देखते हैं, देन यू सी द थिंग्स इन द राइट पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट डे आपको लगता है कि नहीं इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए कंप्लेंट किया जाए, और आप उस बात को भूल जाते हैं। तो सही अंदाज में उसको आप देख पाते हैं। हमेशा आपका आचरण जो है वो सही होना चाहिए। ये कहा जाता है कि अगर आप एक सेल्फलेस वर्क पर डे करते हैं कम से कम, तो वो आपको बहुत खुश रखता है। आप यकीन मानिए, जब से मैंने यहाँ पर आना शुरू किया है, करीब 1 महीना हुआ मुझे, बच्चों के साथ में बातचीत होती है, बड़ों से भी बातचीत होती है, और घर जाके मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं बयान नहीं कर सकता। और अगर आप कुछ ऐसा करने की स्थिति में नहीं भी हैं, तब भी कम से कम 2 मीठे बोल तो बोल ही सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं उनके घर में कोई सुनता नहीं है, समाज में कोई सुनता नहीं है, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपसे वो अपने मन की बात कह सकें। मोदी जी भी तो मन की बात करते हैं, क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। सारी दुनिया सुनती है, यहाँ गलत है आप घर पे। ये नहीं पता लगता कि वो मन की बात अपनी कर रहे हैं कि जनता की कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा रीडिंग हैबिट। जो रीडिंग हैबिट है, आप में से कितने हैं जो रेगुलर अपने सब्जेक्ट से हट के रीडिंग करते हैं? फिर भी थोड़ा अच्छा परसेंटेज है। मार्क ट्वेन को आप जानते हैं? मार्क ट्वेन नाम सुना है? अमेरिकन ऑथर। उनकी एक बहुत फेमस कोट है, कोई बताएंगे? A person who does not read is as good as a person who cannot read. तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आपका जो ग्रे मैटर है, फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर, और विकसित होगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो कि बुक्स में अवेलेबल ना हो। तो आप ये हैबिट डाल लीजिए कि हर महीने आपको एक
टाइम टेस्टेड बुक पढ़ना है। टाइम टेस्टेड मीन्स विच हैज स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, इसी तरह से न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, हार्ड कॉपी। खासतौर से अगर आप वर्क प्लेस से पहले पढ़ते हैं तो उसके कई फायदे होते हैं। एक तो आप सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो आपको यू आर नॉट इग्नोरेंट, यू कैन टॉक अबाउट दैट टॉपिक, जो भी बर्निंग टॉपिक है डॉक्टर साहब आपको। थोड़ी सी हिंदी रखते हैं क्योंकि हमारे बच्चे भी और हम भी अच्छा, वो नेचुरली आ रहा ये है। टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, जो क्लियर ना हो आप मुझे टोक सकते हैं मैं। हाँ, अच्छा, दूसरा मतलब अखबार आपको डेली पढ़ना है, ठीक है। तीसरी बात, कोई पत्रिका अगर आप रोज पढ़ सकें। मैं रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ता हूँ। रीडर्स डाइजेस्ट का फ़ायदा क्या है कि इसके जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा रेलेवेंट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 5 साल बाद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसका कोई फायदा नहीं। लाफ्टर, हंसना और हंसाना बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि सिर्फ इंसान ही है जो हंस सकता है या मुस्कुरा सकता है। किसी जानवर को आपने नहीं देखा होगा कि वो मुस्कुरा रहा है या हंस रहा है। सब अकेले हंसते रहे। आप हंसने का कारण पैदा कीजिए ना, आपके चारों तरफ बिखरा हुआ है। हंसने और हंसाने का कारण पैदा कीजिए, सिर्फ उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। एक बच्चा है दिन में 300 बार हंसता है, हो सकता है, और एक अडल्ट है मुश्किल से 10 बार हंसता है। लेकिन वही अडल्ट जब अपने बच्चों के साथ, जो आपकी उम्र है, जैसे मेरी नाती है, पोती है, जब मैं उनके साथ होता हूँ तो नेचुरली बहुत हंसी आती है उनकी बाल लीलाओं पर। आपने भी महसूस किया होगा। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी सिर्फ 17 मांसपेशियां काम करती हैं। जब हम घूरते हैं तो 40 से ज़्यादा मांसपेशियां काम करती हैं। तो आपको काम का अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करती है? ठीक है, मुस्कुराइए, सोशलाइज कीजिए, आप कम्युनिकेट कीजिए। कहते हैं जब संवाद नहीं होता तो विवाद होता है। तो कम्युनिकेशन चैनल आपका हमेशा रहे, चाहे वो फैमिली है चाहे वो समाज है। और सोशलाइज करेंगे तो कहीं एक लिखा था एक ऑपरेशन थिएटर के बाहर कि अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो नहीं खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। बहुत बढ़िया। सही है। अगर दिल खोल लेते यारों के साथ तो नहीं खुलवाना पड़ता औजारों के साथ। सर्जन के सामने जी, बाईपास की नौबत नहीं आती। अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आइए। आप में बहुत पोटेंशियल है, मान के चलिए। आइंस्टाइन could tap only 22% of his potential। आपने जितना उनका क्षमता थी उसकी सिर्फ 22% वो कर पाए। आइंस्टाइन की बात कर रहा हूँ मैं। एक आम आदमी 7 से 8% कर पाता है। लोग मुझसे पूछते हैं आपने इतनी किताबें लिख ली, आप मंच पे गायकी करते हो, शायरी भी करते हो, हास्य भी करते हो, आपके आर्टिकल्स आते हैं मलयालम मनोरमा में 6 साल से, आप मोटिवेशनल स्पीच देते हो, आप सब कैसे कर लेते हो? आप अपनी सर्विस तो कर ही रहे हो। सर मलयालम भी आती है आपको? मलयालम नहीं आती, वो आर्टिकल इंग्लिश में है। मैंने वैसे उर्दू में जानता हूँ, उर्दू मैंने अपनी शौकिया मैंने सीखी थी। तो मेरा जवाब एक सिर्फ ये होता है कि इंसान जो चाहे, जो प्राथमिकता दे वो वह कर लेता है, उसके लिए समय निकाल लेता है। ये आपके ऊपर है। दूसरा, हम इंसानों की जिंदगी में फेजेस होते हैं। किसी दौर में हम एक किताब पर काम कर रहे हैं, सिर्फ उस किताब पर ही काम कर रहे हैं, बाकी सब चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। फिर हम किसी और एक्टिविटी में लग जाते हैं। लेकिन आपका लक्ष्य कुछ न कुछ होना चाहिए। जो आइडियाज़ आपको मिल रहे हैं उस आइडियाज़ पे अगर आपको वो क्लिक करते हैं, जैसे मैं बात करूँ लेखन कैसे सुधारें, इस पर एक लखनऊ में एक मेरे जानकार हैं, तो वो चीफ मिनिस्टर के ओएसडी रह चुके थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप में एक क्षमता है। जब उन्होंने मेरी किताब देखी भारत कवि की नज़र से,
उन्होंने कहा कि आप में एक क्षमता है और आप जो है इस पर काम करें। प्रोज और पोइट्री की जो व्याकरण है, अलग अलग विधाएं हैं, भजन है, कीर्तन, गजल है, गीत है, मुक्तक है, दोहा है, हाइकू है, ठीक है, माहिया है, या अब प्रोज की अगर हम बात करें, कहानी, उपन्यास, लेटर राइटिंग, प्रेसी, ये सब चीज़ें। कहते हैं इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं, तो आप इस पर थोड़ा काम करें, थोड़ा बेसिक्स बताएं कि भाई कैसे इसको लिखा जाए। मुझे आइडिया क्लिक कर गया, मैंने 3 महीने के अंदर मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर दी, छपा दी। तो ये बात होती है कि आप आइडिया अगर आपको क्लिक करता है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। दूसरा एक बात आप मान के चलिए कि कभी भी प्रॉब्लम को मैग्नीफाइंग लेंस से ना देखें, उसको बड़ा करके ना देखें। कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको या तो सॉल्व ना किया जा सके या जिसको टॉलरेट ना किया जा सके। ये हम इंसानों में एक क्षमता है। तो एक होती है चिंता करना, एक होता है चिंतित होना किसी बात के लिए। बी कंसर्न बट डोंट बी वरीड। कंसर्न का मतलब है कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो परिवार में है, आपके शरीर को लेकर है, कुछ भी है, तो उसके बारे में जितनी जरूरत है उस पर आप ध्यान देते हैं, उसके लिए काम करते हैं। कोई प्रॉब्लम है, आप दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब आप बेवजह किसी चीज को बड़ा करके देखते हैं कि जाने क्या हो जाएगा, इससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसके बारे में आप अपनी नींद खो बैठते हैं। अब आप कभी एनालाइज कीजिएगा, उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जब आप देखेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं काम का ही चिंता कर रहा था, ये बात इतनी बड़ी थी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हाँ, अपनी आप पूरी कोशिश कीजिए अपनी क्षमता अनुसार, जितनी आपकी नॉलेज है। आप दूसरों से राय ले सकते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व हो सकती है मेजॉरिटी ऑफ केसेस। दूसरे, आपको 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना है, यह आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारे पास 24 घंटे हैं वो आज के लिए ही हैं, अगले दिन हम उनको लेके नहीं जा सकते। तो 1 मिनट भी आपको वेस्ट नहीं करना है। उसके फायदे क्या होते हैं कि एक तो आप जरूरत से बच जाते हैं। आप कुछ काम करेंगे तो जिस चीज की जरूरत है उस जरूरत से आप बच गए। कोई रिपेयर वर्क करना है, मान लीजिए आपने समय निकाल के कोई रिपेयर वर्क किया, तो रिपेयर करने की जो जरूरत है उससे आप बच गए। दूसरी बात, आपको बोरियत नहीं होगी, क्योंकि बोरियत का समय ही नहीं होगा। और तीसरी बात क्या है कि आप बुरी आदतों से बचेंगे। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब समय नहीं होगा तो फिर आप बुरी आदतों में, विचारों में नहीं पड़ेंगे। आपको मालूम है कि हमारे दिमाग में औसतन कितने विचार आते हैं एक दिन में? कुछ है आपको थोड़ा एस्टिमेट है? 6000 से 70,000। आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन 6000 से 70,000 विचार प्रतिदिन इंसान को आते हैं, जिसमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। जो फिजूल के होते हैं, क्रोध, काम, आलस्य वश होते हैं, किसी से ईर्ष्या होती है उसके वश होते हैं। तो आपको एक कॉन्शियस एफर्ट करनी है कि आपको ऐसे विचारों से बचना है। आपके विचार सकारात्मक होंगे तो आपके कार्य भी सकारात्मक होंगे, और आपके जो नतीजे होंगे वो भी सकारात्मक होंगे। तो आपके विचार जो हैं वो शुरुआत है। मैं बस 3 मिनट और लूंगा, उसके बाद समापन। एक रूल होता है 21 दिन का, मालूम है आपको? इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीडिंग की जो मैं बात कर रहा था, 3 किताबें मेरी नज़र में ऐसी हैं जो कि हर इंसान को पढ़नी चाहिए। एक किताब है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। दूसरी किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी बाय रॉबिन शर्मा। और तीसरी किताब है एटलस श्रग्ड बाय आयन रैंड। आप तो इंग्लिश की टीचर रही हैं, आपको ये हिंदी में भी इनका रूपांतर जरूर होगा, क्योंकि ये टाइम रेस्टेड बुक्स है, बहुत सालों से पहले लिखी गई हैं। तो
और इनके अलावा जो मैंने इन किताबों की बात की, ये किताबें भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत उपयोगी सिद्ध होंगी। तो रॉबिन शर्मा ने कहा था कि हर इंसान को प्रतिदिन आधा घंटा ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें उसे सच्ची खुशी मिले। वो समय सिर्फ उसका होगा, चाहे वो कुछ भी करे, जिनसे फ़ोन पे बात करे, चाहे वो कोई अपनी एक्टिविटी लेखन का है, पढ़ने का है, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, गार्डनिंग है, कहीं जाना है। उस समय में कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई परिवारजन या कोई भी आदमी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये उसे खुद देखना है, मेडिटेशन करे, कुछ भी करे। और वही रॉबिन शर्मा ये कहते हैं कि एक रूल 21 दिन का होता है, 21 डे रूल। किसको आइडिया है बताइए? 21 दिन तक हम अगर कुछ करते हैं तो वो हमारी आदत में आ जाता है और जी उसको छोड़ जी, अगर आप किसी आदत को अपनाना चाहें या छोड़ना चाहें, उसमें 21 दिन लगते हैं। आपको समय पर उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है। आपने शुरू में अलार्म लगाया, मान लीजिए 5 बजे का अलार्म लगाया, आप देखेंगे 21 दिन के बाद आपको अलार्म की जरूरत नहीं है। मैं आजकल 4 से 4:30 बजे उठ जाता हूँ, रात को 10 बजे सो के। मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, अलार्म मुझे बंद करना पड़ता है उठने के बाद। इसी तरह मान लीजिए कोई स्मोकिंग की किसी को दिक्कत है, अल्कोहलिज्म है, 21 दिन में आप, दूसरा रूल होता है 15 दिन का, 15 मिनट का, सॉरी 15 मिनट का रूल होता है। मैं बता देता हूँ इसमें क्या है कि कोई आपको मान लीजिए कोई लालसा उठती है, आप मान लीजिए मधुमेह के मरीज हैं, डायबिटीज है, सामने आपके कोई स्वीट रखा हुआ, रसगुल्ला रखा हुआ, आप 15 मिनट तक उसको ना खाएं, आपकी क्रेविंग खत्म हो जाएगी, खाने की लालसा खत्म हो जाएगी। आप करके देखिए इसको। इसी तरह से पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अगर आपको कोई एक्टिविटी करनी है और आपका मन नहीं है करने का, मान लीजिए योगासन है, किसी ने बताया कि बहुत फायदेमंद होता है, आप योगासन कीजिए या ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप 15 मिनट तक उसको कीजिए, आपका मन उसमें रम जाएगा। तो ये दोनों तरह से काम करता है। आखिर में मैं एक शख्सियत का नाम लेना चाहूंगा, श्रीकांत जिचकर। नाम सुना है आपने? किसी ने नाम सुना है? ही इज द मोस्ट एजुकेटेड मैन इन द वर्ल्ड। नागपुर से बिलोंग करते थे। He lived 49 years, 49 साल तक वो रहे और एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। 1954 में उनका जन्म हुआ। उन्होंने 20 यूनिवर्सिटी डिग्रीज ली और अब मैं आपको नाम गिनाता हूँ। MBBS, MD मेडिसिन, LLB, LLM, MBA, IAS, IPS। उन्होंने MA के 10 सब्जेक्ट्स में MA की। इंग्लिश, हिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत एंड व्हाट नॉट। संस्कृत के लिए जी, वो डीलिट संस्कृत भी थे। He was the youngest MLA in Maharashtra Assembly at the age of 26 years। 26 साल की उम्र में वो यंगेस्ट MLA थे। उसके बाद मिनिस्टर बने, 14 पोर्टफोलियो उनके पास थे। तो ऐसी शख्सियत मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि ये हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं, एक सेंस ऑफ इंस्पिरेशन है। ये कब रहे थे मिनिस्टर? कब रहे? 1954 ऑनवर्ड्स ही वाज यंग, मतलब जो मिनिस्टर बने कभी 30s में, मतलब 1980s में वो मिनिस्टर बन गए होंगे। श्रीकांत जिचकर जी, आप गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, श्रीकांत जिचकर। उन्होंने 46 बार यूनिवर्सिटी एग्जाम दिए, एवरी समर एवरी विंटर फॉर 16 years। चलिए, बातें बहुत हो गई, समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं।
जरूर सुनाऊंगा। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए जैसे ये दिन गए ना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल, जो भी दे दे मालिक तू कर ले कबूल। कभी कभी कांटों में भी खिलते हैं फूल, वहाँ देर भले है अंधेर नहीं, घबरा के यूं गिला मत कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। देंगे दुख कब तक धर्म के ये जोर, देंगे दुख कब तक धर्म के ये जोर। अरे ढलेगी ये रात प्यारे फिर होगी भोर, कब रो के रुकी है समय की नदिया, घबरा के यूं गिला मत कीजिए। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल ही न समाए तो क्या कीजिए। बीत गए ऐसे ये दिन गए ना, बाकी भी कट जाए दुआ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का धन्यवाद। बहुत सारी बातें बताई हैं। आपका जो तरीका है बोरिंग नहीं होने देते, बीच में गीत संगीत और बहुत सी बीच में हंसाने के लिए भी आप बातें करते हैं, तो उससे हमारा इंटरेस्ट बना रहा आपके कार्यक्रम में। आपने हेल्थ प्रमोशन के बारे में बहुत कुछ बताया, लाइफ मैनेजमेंट के स्किल्स बहुत सारे बताए, और मैं आपकी बातों में से कुछ बातें जो हमारे सबके लिए बहुत लाभदायक है उनको मैं रिपीट करना चाहती हूँ। इच्छा शक्ति होनी चाहिए तो कार्य हो ही जाता है। तो हम सबको, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई ना करें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जो हल नहीं हो सकती। बी कंसर्न बट डोंट बी वरिड। किसी के प्रति आप चिंता मत करिए, आप उनके प्रति अपनी भावना रखिए, चिंता नहीं करिए। 24 घंटे जो हैं वो केवल आज के लिए हैं। टाइम को कभी भी हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसे हम हर साल अपना हिसाब लिखते हैं, हमारी छुट्टियों का हिसाब रखते हैं, तो 22-20 छुट्टियां हैं, इसमें 2 भी कैरी फॉरवर्ड होंगे। कैरी फॉरवर्ड टाइम नहीं हो सकता। और हमारे मन में प्रतिदिन 6000 से लेकर 70,000 तक विचार जो आते हैं, उसमें से अधिकतर नकारात्मक होते हैं, तो उससे हम बचें। विचार यदि सकारात्मक है तो कार्य सकारात्मक हो जाता है, और कार्य सकारात्मक है तो नतीजे सकारात्मक मिलते हैं। इसके अतिरिक्त आधा घंटा ऐसा काम करें, हम लोग रोज आधा घंटा ऐसा काम करें जिससे हमें सच्ची खुशी मिले। और 2 रूल बताए, 21 डे रूल, 21 दिन का जो रूल है कि हम यदि
कोई भी आदत बनाना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो 21 दिन का प्रयोग करें। और 15 मिनट रूल भी इसी बात को बताता है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने बहुत सारे उदाहरण दिए, श्रीकांत टिचकर का भी उदाहरण दिया और अपने भी जीवन के बारे में बहुत सारी बातें बताई। आशा है हम सब, आप सब मेरे समेत इन सब बातों से प्रेरित होंगे और इनका हमको लाभ होगा। आपने बच्चों को सेंटर में रख के बहुत सी बातें बताई। अब आप बच्चों से जुड़े हुए हैं तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप अपना समय हमारे गुरुकुल के बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक काम जो कि सेहत का है उसके लिए आप दे रहे हैं। तो मैं आपका एक बार फिर पूरी आर्य समाज, गुरुकुल और पूरे वानप्रस्थ और जितने भी उपस्थित लोग हैं उन सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।